अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हालिया दिनों में भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमले और ताबकारी अखराज के झूठे दावे किए गए थे, जिन्हें अब आलमी सतह पर भी मुस्तरद कर दिया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भारत का एक और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की किसी एटमी तंसीब पर कोई हमला नहीं हुआ। IAEA के तर्जुमान ने भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए बयान में कहा कि पाकिस्तान के तमाम एटमी असासे महफूज हैं और ताबकारी के अखराज से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें भी मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक महफूज हैं और किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं। पाकिस्तान ने भारत में दूसरी तरफ एटमी तंसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत की और कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात तो भारत में होते रहे और एटमी मवाद के काले बाजार की भी निशानदहियां हुई। दूसरी जानिब भारत और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान बुध की दोपहर हॉटलाइन के जरिए राब्ता हुआ था। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के बाद ये तीसरा राब्ता था। दोनों DGMOs ने जमीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अगरचे इस राब्ते की तफसीलात किसी भी जानिब से मंजर आम पर नहीं आई, ताहम जराए के मुताबिक दोनों ममालिक ने सीज फायर बरकरार रखने और साबिका राब्ते में तयशुदा स्टेटस को बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया मुख्तसर जंग के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को पहली मरतबा जो है वो खिताब किया था, जिसमें एक मरतबा फिर उन्होंने धमकी दी कि अगर फिर भारत पर हमला हुआ तो वो फिर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इश्तिआल अंगेज और झूठ पर मबनी बयानात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि मोदी की तकरीर कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ थी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी यह कहा है कि भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफवर्जी करने की कोशिश की गई तो मौसर और यकीनी जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यह कहना है कि हाल हमले का भरपूर जवाब देंगे। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने भी इस्लामाबाद में मुकीम सफारती बरादरी को ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड बैंक के सदर जो है वो उन्होंने कहा था कि सिंतास मुआहदे में उसे यकतरफा मुअत्तल करने या ख़त्म करने की कोई शक नहीं है। मुआहदे में तब्दीली या उसे ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और भारत का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने तकनीकी तौर पर मुआहदा इल्तवा में डाला है। मुआहदे के तयशुदा तरीक़ाकार की पासदारी ज़रूरी है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है, ना कि सालिस का, और ये मुआहदा दो खुद मुख्तार मुल्कों के दरमियान है। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात कब और कैसे होंगे और क्या अमरीका इस हवाले से अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल करेगा या नहीं। इस पर प्रोग्राम में बात होगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक के वजीर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, वैसे आपको कोई बातचीत होती हुई या इसका कोई इम्कान जो है वो नजर आ रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए एक चैलेंज बिलाशुबा है, लेकिन जिस शद्दोमद से सदर ट्रंप ने इसका इजहार किया है, पाकिस्तान को वाशिंगटन में और जो कुछ मगरब के बड़े ममालिक हैं वहां सफारतकारी तेज करनी होगी। और इस बात का भी इंदिया देना है कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेड लाइन लगाई थी, अगर हिंदुस्तान कोई भी कोशिश करता है कि वो पानी को मोड़े पाकिस्तान के या उसको रोके, तो वो पाकिस्तान उसको हिंदुस्तान की तरफ से इक़दाम जंग समझेगा। और दूसरी तरफ ये भी समझाना है कि हिंदुस्तान ने अगरचे एक तनाव है जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फतह दी है, लेकिन जो हिंदुस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का जो इंडिकेशन है वो अपनी जगह पर खड़ी है। तो लिहाजा एक सीज फायर तो हो गया है, लेकिन जो उसकी बुनियादी जो कंडीशंस थी वो अभी तक नहीं बदली। तो दुनिया को ये समझाना है कि ये अभी भी मामला खतरनाक है और हिंदुस्तान ने जिस किस्म की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि बगैर किसी सबूत के उनके जो
आजाद जम्मू कश्मीर के साथ जो मकबूजा कश्मीर है, वहां अगर एक वाकया होता है दहशतगर्दी का और उसको बुनियाद बनाकर वो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फेंकना शुरू कर दिए हैं, ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना तरीका है। तो लिहाजा हिंदुस्तान की जो गैर जिम्मेदारी है, उसका जो जंगी जुनून है, उसका जो पानी की जो जारहियत है, आबी जारहियत जो है, उसको पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा। और जब हम इंडिया को बैकफुट पर डालेंगे तभी मुज़ाकरात होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन रियलिस्टिकली जो हिंदुत्व का एजेंडा है या नरेंद्र मोदी जिस तरह से उनका अपना तर्ज सियासत है, क्या कोई तवक्को रखनी चाहिए कि जिस तरह से कश्मीर है या सिंध मुआहदा है, इस पर भारत के साथ कोई भी बात हो सके, या वो कोई बामकसद बात करे पाकिस्तान से इस मौजू पर? जी, पाकिस्तान ने ये दुनिया को समझाना है कि अगर जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ना जी, उसने दरियाओं को तकसीम करके जो दुनिया में बैन अल-अक़वामी तौर पे जिसे कहते हैं कि अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन, कि जिसका पानी जो शुमाल में है और जो जनूब में है, जिसकी तरफ पानी आ रहा है, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का फर्क खत्म कर दिया था और ये कहा था कि 3 दरिया आपके हैं, 3 हिंदुस्तान के। अब अगर ये भी समझाना है कि अगर हिंदुस्तान इस पर बजिद है, उसने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना है, तो फिर पाकिस्तान अपना बैन अल-अक़वामी तौर पर पहचाना गया हक जो है लोअर राइपेरियन का, वो फिर 3 मशरकी दरियाओं पर भी, सतलज, रावी और ब्यास पे भी पाकिस्तान ये मुतालबा करेगा कि हमारा 10 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है तो फिर हिंदुस्तान हमें दे। क्योंकि जो है जिस तरह वेस्टर्न रिवर्स हैं, उसमें फिर अपर राइपेरियन उनका होगा, तो उसका जितना हक होगा वो हम उस पर बात करें। तो ये सारा मामला अगर खुल जाता है तो फिर हिंदुस्तान को, जिसने अरबों डॉलर खर्च किए हैं मशरकी दरियाओं पर डैम बनाने में और वहां बिजली पैदा करने में, तकरीबन 3,500 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का भी बेहद नुकसान है अगर ये मामला जो है ये खुलता है। पाकिस्तान अपना हक जो है वो पूरी दुनिया में फाइट करेगा, और अगर हिंदुस्तान ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान उस पर जंग करने के लिए भी तैयार है। तो दुनिया को यह समझाना है कि ये हिंदुत्व की जो नफरत और तासुब है, उसने पूरी दुनिया के अमन को, जनूबी एशिया के अमन को एक बड़े मुहीब खतरे में डाला है। जो इस तरह हिंदुस्तान ने अपने जो सरफेस मिसाइल जो ब्राह्मोस इस्तेमाल किए हैं, ये बड़ा संजीदा मामला है। ये हम जो समझते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो सीज फायर की दरखास्त की गई अमेरिका को, उसकी वजह यही थी, हिंदुस्तान को यह एहसास हुआ कि उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर दिया है, और अगर उसके जवाब में पाकिस्तान ने 1% भी जवाब दिया तो हिंदुस्तान के लिए बड़ी तबाही आएगी। तभी वो सीज फायर के लिए जो है अमेरिका के पास गए। तो अभी हमारे पास से एक बड़ा स्पेस खुला है कि हम अपनी मौसर डिप्लोमेसी के जरिए और दुनिया पर अपना केस जो है कम्युनिकेशन के जरिए, ब्लॉग के जरिए अपना केस जो है, जो कि बड़ा मजबूत है, दुनिया के सामने रखें। तो दुनिया पे जब मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, सिर्फ यूएन पे नहीं या वर्ल्ड बैंक में नहीं, तमाम जो दुनिया की जो माहौलियाती एसोसिएशंस हैं, जो पानी को देखने वाली एसोसिएशंस हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की एसोसिएशन है, पानी जो है एक तहजीबी विरसा है, उसको कोई एक मुल्क रोक नहीं सकता। तो ये सारे इश्यूज जो है एक बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के सामने, कि वो किस तरह जो है अपनी डिप्लोमेसी को, क्योंकि ना सिर्फ उसको हमें उसकी जो शिद्दत है उसको बढ़ाना है, बल्कि उसको वसी तर भी लेके जाना है। ठीक है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, अब अमेरिका का जो इंटरेस्ट है या एंगेजमेंट है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, हम देख रहे हैं कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप हर रोज उसका जिक्र करें। अभी वो मिडिल ईस्ट में हैं तो हर तकरीर में जो है वो पाकिस्तान और भारत का इंटरव्यू में भी जिक्र करते हैं। कश्मीर की बात उन्होंने खुद की है कि वो ये मसला हल करा सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए मौका हो सकता है कि वो अमरीकी असर और रसूख को इस्तेमाल करे, या आपके ख्याल में अमेरिका का कोई असर और रसूख है भी इस मामले में या नहीं? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो कहते ना उंगली, वो हिंदुस्तान की दुखती नब्ज पर रखी है। हिंदुस्तान अब तक जो है वो अपने साइज की वजह से, उसने अपने जो तजारती टैरिफ्स थे वो पूरी दुनिया में उसके ज्यादा थे, और टैरिफ्स के अलावा जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हिंदुस्तान के दुनिया में सबसे ज्यादा समझे जाते थे, जिसमें कंपनियां ये समझती थी कि ये एक कीमत है कि हम वो जो एक बड़ी मार्केट है उस तक पहुंचे।
तो अगर आप नोट करें, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप जो है, हिंदुस्तान को खोलना चाहते हैं अमेरिकी कंपनियों के लिए। और दूसरा जिसका उन्होंने इंडिया खुल कर दिया है, उन्होंने कहा जी मैंने एप्पल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनको कहा है, वो ये चाहते हैं कि चीजें इंडिया में ना बनाई जाएं, चीजें अमेरिका में मैन्युफैक्चर होकर फिर इंडिया एक्सपोर्ट हो। तो वो इंडिया को एक कारोबारी और टैरिफ और अमेरिका की जो आने वाली इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है उस हवाले से भी देख रहे हैं, सिर्फ चाइना की एनेक्स से नहीं देख रहे। और इसी वजह से जो इन्होंने अभी कश्मीर पर भी बात की है, दूसरे इश्यूज की है कि हिंदुस्तान में अब एक इर्ताश है, वहां थर जो है वहां थरथराहट सुनी जा सकती है कि वो जो उनका ये ख्याल था कि सिर्फ चाइना का हवा दिखाकर अमेरिका उनको सपोर्ट करेगा, अब ये दुरुस्त नहीं रहा। और ये भी आपने बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि अमेरिका ने जो फर्क नजर से हिंदुस्तान को देखना शुरू किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत सारे नए दरवाजे। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, क्या कोई ऐसी मूव हो सकती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें सिंतास मुआहदे और कश्मीर के हवाले से भी बात हो। अमेरिका इस हवाले से अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ भारत का जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है वो अभी भी जारी है। बहुत सारी फेक न्यूज़ हैं पाकिस्तान की एटमी तनसीबात के हवाले से जिनका जो है वो जिक्र हो रहा है, अगरचे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अब उसकी तरदीद करती है और बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसी कोई जो है वो ऐसा कोई इखराज नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो एटमी तनसीबात हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो सेव है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत अपनी खिफ़त मटाने के लिए इस तरह की खबरें जो हैं और बयानात दिए जा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो। बहरहाल प्रोग्राम में अभी इस हवाले से जो है वो मजीद भी बात होगी। एक ब्रेक शामिल करें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर और बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान के साथ कोई डील ज़ेरे गौर नहीं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान किसी भी खुफिया मुआहदे या मुफाहमत की बात सरासर बेबुनियाद है। वज़ीर आज़म की जानिब से असम्बली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत को मुस्बत अंदाज में लिया गया, ताहम इस हवाले से कोई फैसला करने से पहले पार्टी मुशावरत और इमरान खान की राय को तरजीह दी जाएगी। इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी, खुसूसन उनके बेटे कासिम और सुलेमान, मौजूदा हालात से पूरी तरह बाखबर हैं और उनकी जानिब से भी इस किस्म की किसी डील की सख्ती से तरदीद की गई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कहा कि बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि मुज़ाकरात किया जाए, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की। दूसरी तरफ रोजनामा जंग के मुताबिक इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश के बाद हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादगी जाहिर की थी, जबकि अलीमा खान ने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन सिर्फ इमरान खान है, किसी को शक है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अहकामात इमरान खान ही देते हैं। बैरिस्टर गौहर को सिर्फ पैगाम रसानी के लिए तैनात किया है। उन्होंने कहा कि खबरें हैं कि बानी पीटीआई की मुस्लिम लीग नून के साथ डील हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये खबरें कहाँ से आई हैं। बानी से हमने यही सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कमल शौज़ब को शायद बात समझ नहीं आई। रोजनामा जंग के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कमल शौज़ब साहिबा की गुफ्तगू जो है वो उसकी लीक हुई, जिसमें कमल शौज़ब ने यह कहा था कि बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर, अलीमा खान सियासत में आने का ऐलान करें या पार्टी को बर्बाद ना करें। अब कमल शौज़ब साहिबा ने अलीमा खान से मुतालिक गुफ्तगू पर मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि यह पार्टी की ऑनलाइन मीटिंग थी जिसको पब्लिक किया गया। इस तरह पार्टी के अंदरूनी मामलात को पब्लिक करने से पार्टी कमजोर होगी। जबकि रोजनामा डॉन के मुताबिक आज इमरान खान ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तब्दीली का फैसला भी वापस ले लिया है। पीटीआई के जराये का यह कहना है कि यह फैसला इमरान खान और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुलाकात में किया गया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जुनैद अकबर ने कहा कि नहीं मालूम उनके इस्तीफे की तजवीज़ किसने दी थी, बानी ने इस्तीफे का कहा तो जरूर देंगे। अब ये जो मामलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, इख्तलाफात की बातें हैं, पार्टी का रद्द-ए-अमल इन तमाम जो है वो मामलात के हवाले से क्या है, इस पर बात करने के लिए मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी के रहनुमा शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे इस हवाले से पूछते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शेख साहब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, मेरे ख्याल है लिस्ट है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये क्लियर कीजिए कि जुनैद अकबर साहब के हवाले से
क्या फैसला है? क्योंकि पहले खबर आई कि उनको छोड़ने का कहा गया है ओहदा, फिर उसके बाद आई कि फैसला जो है वो वापस हो गया है। तो जरा ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि पार्टी का हतमी जो डिसीजन है वो इस हवाले से क्या है? पहली जो डायरेक्शन थी वो यही थी रेजिग्नेशन के हवाले से। वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कन्वे कर दी गई थी, मगर दूसरी मुलाकात जब खान साहब से हुई, जिसमें अलीमा खान साहबा खुद थी, तो वहाँ जो दूसरी डायरेक्शन आई वो यही आई कि ये खान साहब ने पीएसी चेयरमैन की डिस्क्रेशन पे छोड़ा है कि अगर वो तहरीक और पीएसी दोनों को हैंडल कर सकते हैं तो देयर इज नो इशू। सो दैट मीन्स के जो है उनकी डिस्क्रेशन है और अब कोई रेजिग्नेशन नहीं है। ठीक। और वो जुनेद अकबर साहब का क्या ख्याल है? वो दोनों ओहदे जो है वो रखेंगे, दोनों पर काम करेंगे? जी, ये इतलात यही है जी। ठीक है। और शेख साहब, ये जो बातचीत के हवाले से खबरें कुछ मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं कि कोई पेशकश कबूल कर ली है, बातचीत जो है वो होगी, तो क्या वाकई कोई पीटीआई की हुकूमत के साथ बातचीत शुरू होने जा रही है? मीडिया रिपोर्ट्स जो आई है वो हमने भी देखी है और कई अखबारों में सुर्खियां आई हैं जिसपे जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। और पार्टी का मौक़िफ़ इस पे यही है कि खान साहब ने किसी भी किस्म की निगोशिएशन की कोई ना परमिशन दी है और ना कोई ऑफर जो है वो वज़ीर आज़म की जो निगोशिएशन के हवाले से हो वो एक्सेप्ट की है। तो ये जिन लोगों ने कोट किया है उसका डिनायल भी गौहर साहब की तरफ से आ गया है और पार्टी की पोजीशन भी यही है जी। अच्छा, ठीक है। और ये अलीमा साहबा के हवाले से जो खबरें हैं, और ये कोई इंटरनल मीटिंग थी, ऑनलाइन थी, पार्टी का इस हवाले से जो है वो क्या मौक़िफ़ है? बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जी अलीमा खान साहबा के हवाले से कि वो इमरान खान साहब की बहन है, हमारे लिए बड़ी बहनों की मानंद है और उनका एहतराम है और उनकी रिस्पेक्ट है और वो अपने भाई के लिए बड़ी मेहनत कर रही है, बड़ी एफर्ट कर रही है, बड़ी जदोजहद कर रही है। दैट्स व्हाई एंड दैट्स हाउ पीपल रिलेट टू हर। क्योंकि वो वहाँ पे अडाला के सामने आपने देखा कि वो एक दो दफा वहां से अरेस्ट हुई, फिर वो जेल भी गई। जब मोबिलाइजेशन हुई थी आपको याद होगा कि जेल में गई। तो एक बहन जो है उसके एक अपने जज्बात होते हैं अपने भाई के हवाले से, और हम अपनी पार्टी के हवाले से आपको बड़ा वाज़ेह कर दें कि इमरान खान से जुड़ी हुई हर चीज से हमें मोहब्बत है, इमरान खान से जुड़ी हुई हर चीज का हमें एहतराम है, इमरान खान से जुड़ी हर चीज की अकीदत की हद तक हम जो है उन्हें एहतराम से देखते हैं। तो ये तो फिर इमरान खान की वो क्या कहते हैं कि बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, तो एहतराम है। और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी में और बाहर लोगों को गुफ्तगू करते वक्त जो है वो सोचना चाहिए। पार्टी में बात होती है, वो की जा सकती है, मगर चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो मुनासिब होना चाहिए। तो अलीमा खान साहबा इज ऑलवेज हेल्ड हाई एंड पार्टी जी। ठीक है, लेकिन शेख साहब असल मुद्दा तो ये है कि पार्टी चला कौन रहा है, पार्टी के फैसले जो है वो कौन कर रहा है। तो क्या अलीमा खान साहबा चला रही हैं या पार्टी चेयरमैन साहब चला रहे हैं? ये कौन चला रहा है पार्टी? अलीमा बाजी का तो पार्टी के डिसीजंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो अपने आप को हमेशा एक डिस्टेंस पे रखती हैं और वो हमेशा पार्टी वालों से ही लाएबल मांगती हैं और पार्टी वालों के साथ चलती हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि शी इज रनिंग द पार्टी। वो इन मामलात में नहीं पड़ती। वो हमेशा एक वो डिस्टेंस रखती हैं पार्टी से। पार्टी को जब गाइडेंस चाहिए होती है, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि पार्टी वालों को अंदर मिलने नहीं दिया जाता और अलीमा बाजी को जो है के थ्रू मैसेजेस कई दफा खान साहब के आते हैं। तो उस हवाले से एक वर्किंग रिलेशनशिप है और ऑब्वियसली जो खान की बहनें हैं वो भी वही एफर्ट कर रही हैं जो पार्टी के बाकी वर्कर्स चाहते हैं। तो पार्टी रन तो वही जिम्मेदारान कर रहे हैं जिनके जिम्मे खान साहब ने लगाया। अच्छा, अलीमा बाजी के हवाले से ये बात गलत है अगर कोई कहता है तो। ठीक।
और शेख साहब, आपकी मुलाकातों वाला मामला अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन खान साहब के जो साहबजादे हैं उनका मौक़िफ़ भी हमने देखा, उनका इंटरव्यू जो था। पार्टी अभी भी कमिटेड है, जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, कानूनी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे इमरान खान की रिहाई के लिए? सर, पार्टी कमिटेड है कानून और आइन के दायरे में रह के जंग करने के हवाले से, और वो दो ही फोरम्स हैं। एक तो लीगल फ्रंट पे हमारे लॉयर्स हैं जो लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ऑन द ग्राउंड एक आइन हमें हक देता है पुरअमन एहतजाज का, वो उससे प्रेशर बिल्ड हो सकता है। देखिए आजकल हमारे साथ हो क्या रहा है। कोट लखपत में क्या हुआ? कोट लखपत में 14 तारीख को, यानी कि परसों, जिस वक्त हमारे लोग जिनके ऊपर केसेस हैं वो तमाम कोर्ट का अमला और हर चीज जब चली गई, तो उस वक्त दो गवाहान को खाली अदालत में ला के, यानी खाली से मुराद ये है कि जिस वक्त केस होता है, मेरे पे केस है तो गवाह मेरे सामने भुगतने चाहिए ना। जब शाह महमूद वगैरह और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और बाकी जो वर्कर्स हैं जिनके केसेस थे वो चले गए, लोग कोर्ट छोड़ के चले गए, उस वक्त जो है गवाहान बुला के तो उनकी गवाहियां 6 केसेस के अंदर 2 स्टार गवाहों की गवाहियां दी गई। अब उसके ऊपर फिर शाह महमूद साहब ने काफी शोर मचाया कि उन्होंने कहा कि कोई तो पर्दा रह लेने दें। ठीक है, फैसला तो शायद वही आया जो लिखा हुआ हो, ये उनके अल्फाज से मुझे जो लोगों ने बताया जो वहां मौजूद थे। तो उन्होंने कहा मगर कुछ तो अदालत का पर्दा रहने दे, कुछ भरम तो रहने दे। सो यहाँ तो इस किस्म की बेभरमियां भी हो रही हैं। आज ये हुआ कि क्योंकि हमारे लोग पेश नहीं हुए, उनको पेश नहीं किया गया वहां कोट लखपत में, तो एफिडेविट्स उनके जो है सबमिट हुए। उसके ऊपर जज ने जो है बात की कि अब क्योंकि ये आ गया है तो मैं को बात करता हूँ। तो इस किस्म की ज्यादतियां हो रही है। डे टू डे में हमारे बंदों की जमानतें कैंसिल की जा रही हैं। तो ये मामला तो इसी तरीके से है। तो लीगल फ्रंट भी हम तकड़ा कर रहे हैं, और ऑन द ग्राउंड भी फिर जिस वक्त आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो फिर पुरअमन आईनी एहतजाज के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन रह जाती है। अच्छा, और शेख साहब, वो जो आपका दरमियान में कुछ दिन ऐसे आ गए, ज़ाहिर बात है पूरे मुल्क की तवज्जो जो है वो उधर थी, लेकिन अपोजिशन का जो एहतजाज है और उसने अपोजिशन इत्तेहाद ने जो एहतजाज और तहरीक का जो है वो फैसला किया हुआ है, क्या वो अभी भी ऑन ट्रैक है? वो उसी तरह से जो है वो चलेगा जिस तरह से आप लोगों ने उसका फैसला किया था? बिल्कुल कमिटेड है, और केपी के हवाले से खास तौर पे तहरीक चलाने की लिए खान साहब ने पिछली 2 मुलाकातों में जो केपी के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब ने बार बार असर्ट किया है, और उनकी तरफ से 2 दफा थ्रू गलीमा बाजी ये पैगाम आपने पब्लिकली सुना होगा, क्योंकि उन्होंने बाहर आके जो है 2 दफा नाम लेके ये पैगाम जो है पहुंचाया है। तो ही इज ऑफ द व्यू कि तहरीक यहीं से केपी से चलेगी और बाकी सूबे भी उसमें शामिल होंगे। आज 4 सूबों की कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है पेशावर में एज वी स्पीक, तो बाकी सूबों के सदूर यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखें वो क्या करते हैं, क्योंकि मदद पार्टी ने सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी 4 सदूर जो है इन लोगों ने ही लाए अमल देना है। ऑब्वियसली जो लाए अमल तय करेंगे, मैं बहसीत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आप लोगों से शेयर करने का पाबंद हूँ। बिल्कुल ठीक। शेख वकास साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शेख वकास अकरम, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बात कर रहे थे पार्टी के मामलात पर। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, और इस दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद करवाने के हवाले से वो कई मरतबा बात कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख्याल में पाक भारत तनाज़ा जो है वो हल हो गया है। दोनों ममालिक को कहा है कि कशीदगी को कम करें, हम तिजारत करते हैं। अमरीकी टीवी चैनल से गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों जबरदस्त एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान मामूली नोयत का एटमी टकराव भी होता तो लाखों लोग मारे जाते, जिसके बायस हमें जंग बंदी के लिए कूदना पड़ा। मार्को रूबियो, जेडी वैंस ने अहम किरदार अदा किया। इसमें टीम के दूसरे लोग भी शामिल थे, क्योंकि मुल्क बहुत ज्यादा
जो है वो मजबूत न्यूक्लियर ताकतें हैं। सऊदी अरब के दौरे पर इससे पहले रवाना होते हुए ट्रंप का यह भी कहना था कि हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक एटमी जंग के दहाने पर थे, मगर हमने उन्हें अमन की राह पर कायल कर लिया। अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाक भारत सीज फायर के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सिफारती कोशिशें हैं उनको सराहा था। ट्रंप के दौरे के हवाले से एक और अहम जो अपडेट है वो ये सामने आई कि अमरीकी सदर का ये कहना है कि अमरीका ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करने के बहुत करीब है और तेहरान ने कुछ हद तक शराइत पर इत्तफाक भी कर लिया है, जबकि ईरान ने ऐलान किया है कि अगर अमरीका तमाम इक्तसादी पाबंदियां खत्म कर दे तो तेहरान ना सिर्फ जौहरी हथियार बनाने का इरादा तर्क करेगा बल्कि अपना एटमी प्रोग्राम भी हमेशा के लिए रोकने पर आमादा है। अमरीकी सदर के मशरिक़ वस्ता के दौरे के मौके पर सऊदी अरब और कतर समेत दीगर ममालिक ने अमरीकी सदर का भरपूर इस्तकबाल किया है। कई तिजारती और दिफाई मुआहदे जो है वो साइन किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर का ये दौरा इस वक्त जो है वो पूरे गल्फ की नज़रें जो है वो इसके ऊपर हैं। अब ये जो उम्मीद है उसके साथ साथ ये भी जुड़ी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना असर और रसूख जो है वो इस्तेमाल करेंगे और शायद गजा के हवाले से भी कुछ हो सके, लेकिन वहां पर इसराइल की जो कार्रवाइयां हैं वो भी उसी तरह से जो है वो जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है ये कितना अहम है मिडल ईस्ट के हवाले से और ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से, क्योंकि ईरान के हवाले से होने वाली जो डेवलपमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा अहम है। एक ईरानी आला ओहदेदार ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमेरिका अगर ईरान पर जो है वो आयद की गई तमाम पाबंदियां हटा ले, ख़त्म कर दे, तो तेहरान अपनी एटमी प्रोग्राम को हमेशा के लिए रोक सकता है। इस पर जो है वो बात करने के साथ कामरान यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अपना शो भी एक्सप्रेस न्यूज़ पर करते हैं। कामरान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान, 3 इशूज़ हैं, एक तो अमेरिका का पाकिस्तान भारत के हवाले से किरदार और फिर सऊदी अरब और ईरान वाला जो मामला है। सबसे पहले अमेरिका का इंटरेस्ट ये पाकिस्तान और भारत के हवाले से अभी भी लग रहा है। रोजाना डोनाल्ड ट्रंप किसी इंटरव्यू में, किसी तकरीर में जो है वो पाकिस्तान और भारत की बात जो है वो जरूर कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये कोई लॉजिकल जो है वो निगोशिएशंस की तरफ जो है वो अमेरिका इस मामले को लेकर जाएगा? देखिए, अमेरिका की ख्वाहिश तो बिल्कुल है और ख़ास करके अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं गैर रिवायती हैं, थिएट्रिक उन्हें कहते हैं कि बहुत सी इस तरह की बातें करते हैं, बट ओवरऑल अगर आप सीरियसली उनको देखें ना तो मेरे ख्याल में डिस्पैशनेटली होकर देखें, वो जेन्युइनली देखें। रशिया यूक्रेन वॉर हो उसमें सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, ईरान का आपने जिक्र किया, बड़ा रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल उन्होंने एक रोल प्ले किया है। तो ओवरऑल मुझे अमेरिका में किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो अभी तक के अमेरिकी सदर के क्रेडेंशियल्स हैं वो कहते हैं कि वो पीस मेकर्स हैं, रीजंस जो भी हों, लगता ही है कि ही इज वॉकिंग द टॉक। और जैसे उन्होंने सऊदी अरब में भी कहा कि कैसे उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ये ऑलमोस्ट न्यूक्लियर जंग होने वाली थी उसको प्रिवेंट किया, और फिर उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि दोनों को इंडिया पाकिस्तान के लीडर्स को के डिनर पर ले जाया जाए। तो आई थिंक वो पहले भी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि जो इस रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है दोनों मुल्कों के दरमियान वो कश्मीर का मसला है। और अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देखें यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टॉक्स की बात हुई थी ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट। और कुछ लोगों का ख्याल है कि पोटेंशियली अगर कोई टॉक्स होंगे तो सऊदी अरब कुड बी वन ऑफ द, ये भी कहा जा रहा था कि शायद इस दौरे में ही बुला ली जाए या कोई ऐसी बात हो, कोई मुलाकात ऐसी हो जाए गल्फ के दौरे के दौरान ही। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल इसलिए मुझे लग रहा है कि भारत, क्योंकि उनको आपको पता है कि पब्लिक जो उनकी पोजीशन है, नंबर 1 कि वो थर्ड पार्टी मीडिएशन के खिलाफ हैं, नंबर 2 जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका बड़ा क्लियर स्टांस है कि जी हमने तो पाकिस्तान के साथ बात करनी नहीं है। अब इन दोनों चीजों से मोदी गवर्नमेंट जो है उनका रिवर्ट करना एक बहुत बड़ा वहां पर पॉलिटिकल बैकलैश आ सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर देखें जो उन्होंने 2 रोज पहले की थी, उसको लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके अंदर एक बड़ा सटल मैसेज जरूर है। एक तरफ वो कहते हैं कि टॉक एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैनॉट फ्लो टुगेदर, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कभी मुज़ाकरात हुए तो वो जिसको वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आजाद कश्मीर पर होंगे और दहशतगर्दी पर होंगे। ये एक नया उन्होंने जुमला बीच में ऐड किया है कि शायद वो अपने सपोर्टर्स को, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर हम तीसरे किसी मुल्क में मिलेंगे तो डोंट फॉरगेट हम जो बात करेंगे वो दहशतगर्दी पे कर रहे होंगे, हम आजाद कश्मीर के ऊपर कर रहे होंगे। क्योंकि
अमेरिका का क्लाउड तो है, एक लेवरेज उनके पास है। आज अगर आप देखें, मेरा ख्याल है सीज फायर से भी वाजे हो जाना चाहिए, बिल्कुल वाजे हो जाना चाहिए। आज जो सदर ट्रंप ने एक और जो बात की है, एक तो उन्होंने कहा है कि भारत ने उन्हें ऑफर किया है कि जितने जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी ड्यूटीज हैं उनको जीरो करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने एप्पल के जो सीईओ हैं उनको आप कह सकते हैं कि झाड़ी पे लाई है कि आप जी जो एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी इंडिया क्यों लेके जा रहे हैं, आप अमेरिका में क्यों नहीं लाते? क्योंकि भारत को ये बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही है, चाइना से एप्पल और बाकी जो अमेरिकन कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, वो शिफ्ट कर लेंगी। बेनिफिशियरी जो है वो कहीं ना कहीं, तो आप देखें कि वो जो ट्रंप हैं वो इस तरह की लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये पाकिस्तान को लेकर के उनकी पॉलिसी है। तो देखें आगे क्या होता है। अच्छा, गल्फ में अब ये उनका जो दौरा है, इसको बहुत ज्यादा जो है वो इसको कवरेज भी मिल रही है, बहुत अहम माना जा रहा है। हमने देखा कि जिस तरह से जो रिस्पांस है, जो रिसेप्शन उनको मिल रही है, ये कितना सिग्निफिकेंट है? क्या वाकई गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तरफ देख रहे हैं अपने तमाम तर मामलात के लिए? देखें, गल्फ हमेशा से, खास करके सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, वो तो अमेरिका की ही तरफ देखते थे। लेकिन बाइडन के आने के बाद आपको पता है कि खास करके सऊदी अरब के साथ अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए, और फिर हमने देखा कि सऊदी अरब चीन के करीब हो गया, और अब वो लगता है कि एक रीसेट दोबारा हो रहा है। अच्छा। और मुझे तो ये लगता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरीके का रेड कारपेट वेलकम उनको दिया गया है, कतर के अमीर ने तो गालिबन उनको जो बोइंग एक स्पेशल जहाज है वो तक उन्होंने उनको गिफ्ट किया है। तो मुझे, वैसे हम जो किताबों में भी पढ़ते थे कि पुराने, अगर आप मुगल दौर में भी देखें, कि जो ताकतवर होता है हमेशा लगता ये है कि ये जो बादशाहतें होती हैं उनको रिवॉर्ड करने की कोशिश करती हैं कि ताकि वो हमारी साइड के ऊपर रहें। तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पर जो ट्रंप हैं और असल में एक और वजह यह भी है कि ट्रंप क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, तो शायद ये अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज, इनका ये ख्याल है कि ये ना हो कि जो इनकी जो बैड साइड है ट्रंप की, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और उनको कभी आई थिंक डिफेंस डील्स का, इन्वेस्टमेंट का, ये सारी चीज करके वो कोशिश कर रहे हैं कि दे शुड बी, अमेरिका शुड बी ऑन देयर साइड। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर ही इज पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ फायर्स, और उनमें से एक मामला अब रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, भारत, और तीसरा जो है वो ईरान वाला मसला, जिस पर पिछले कई सालों से जो है वो बात चल रही है। दोनों तरफ से मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है, सर ट्रंप की तरफ से भी ईरानी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी जो है वो काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। आपको लगता है ये मुआहदा होने के करीब है? मुमकिन है, क्योंकि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को पीस मेकर कहते हैं, और फिर उनकी जो अप्रोच है, आपको पता है कि वो तो अमेरिकन डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट को तो फॉलो कर नहीं रहे। और ये भी एक बड़ी आयरनी है, क्योंकि जब ये पहली दफा सदर बने थे तो जो एक ब्रॉडर एग्रीमेंट हुआ था वेस्ट और ईरान के दरमियान, उससे इन्होंने यूनिलैटरली एकतरफा तौर पर विड्रॉ कर लिया था। अब इन्होंने बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज किया है। ईरान के लिए आई थिंक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हालिया 2-3 सालों के अंदर जो ईरान का एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, प्रॉक्सीज के जरिए पूरे रीजन के अंदर वो अपनी जो जाल बिछाते थे, उनको बहुत नुकसान हुआ है। और फिर उनके ऊपर जो इतने सालों से सैंक्शंस हैं, वहां पर भी मसाइल हैं, तेल वो बेच नहीं सकते, तो इंसेंटिव उनके लिए भी बहुत बड़ा है। और ऑन द अदर हैंड ट्रंप के लिए ये इंसेंटिव है कि एक ऐसा मुल्क जिसको एक्सेस ऑफ ईवल तस्वर किया जाता है, उसके साथ अगर वो डील कर लेते हैं, उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो कोई अपना जौहरी प्रोग्राम जो है उसको जारी नहीं रखेंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सक्सेस होगा। इसमें एक जो मेरे ख्याल में आई थिंक कैविएट है, वो ये है कि इजराइल जो है, वो इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि ईरान के साथ इस तरह की कोई डील हो। वो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसका ये व्यू है कि हर सूरत में ईरान की जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको हमें ताकत का इस्तेमाल करने के लिए करके तबाह करना चाहिए। तो वो एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। और इसमें यह बात भी हो रही है कि बाकी जगहों पर तो जा रहे हैं, वो गल्फ के कंट्रीज में गए, इजराइल वो नहीं गए, तो ये भी इसको लोग इसको जरा डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं कि आखिर वो इजराइल क्यों नहीं गए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ थे और बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है मिडिल ईस्ट का, और फिर साथ पाकिस्तान और भारत से जुड़े और ईरान से जुड़े जो मामला हैं। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीन ने भारत के साथ अपनी सरहद पर वाक़ अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों के नाम तब्दील करके चीनी जुबान में नाम रख दिए हैं। जिन इलाकों के नाम तब्दील किए गए उनमें से ज्यादातर
भारतीय कंट्रोल वाले इलाके हैं। चीनी वजारत शहरी अमूर ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात के लिए अपने ताज़ा तरीन नाम शाये किए हैं, जिन्हें चीन जांगनान कहता है। उसके बारे में चीन का ये दावा है कि ये तिब्बत का हिस्सा है। चीन ने इन मकामात का जो है वो 27 मकामात हैं जो कि भारतीय कंट्रोल में हैं और उनका नाम तब्दील किया है। इनमें से 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नहरें और 1 झील शामिल है। चीन ने इन इलाकों का नाम तब्दील करने के बाद इनका नक्शा जो है वो भी जारी कर दिया है। चीन ने भारतीय कंट्रोल वाले इन इलाकों के नामों को अपना एक अंदरूनी मामला जो है वो करार दे दिया और कहा है कि ये इलाके तारीखी तौर पर चीन का हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो चीन के इस इक़दाम को मुस्तरद करता है कि वो अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम चेंज करे। हिमालयाई इलाका भारत का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत की सरहद तक जो सरहद पर वाक़ अरुणाचल प्रदेश जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े की इससे पहले भी वजह रहा है और 2020 में दोनों ममालिक के दौरान दरमियान जो है वो इस इलाके में झड़पें भी हुई थी। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।